तो आज की जो हमारी क्लास है वो है अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब देखो, आप कभी भी कोई भी प्रोफेशन चूज़ करो, चाहे वो डॉक्टरी हो, ठीक है, या इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड हो, सबके अंदर कुछ वोकैबलरी होती है, कुछ टर्म्स होते हैं। जब तक वो टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आप उस फील्ड की सही नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सेकंड रुकना। हम्म अगर मैं आपको बोलूं कि भाई पीसीएम से आपको क्या समझ में आता है, तो आप बोल सकते हो पैरासीटामोल या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। लेकिन मेडिकल फील्ड में पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल। अगर डॉक्टर जो होते हैं वो पीसीएम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो लिखना चाहते हैं पैरासीटामोल। तो वैसे ही आपको हर फील्ड के अंदर में कुछ ना कुछ वोकैबलरी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी वोकैबलरी को आज हम लोग सीखेंगे इन अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, कहाँ पर सीखेंगे? अकाउंटिंग टर्म्स के लेक्चर के अंदर में। सारी और बहुत सिंपल वोकैबलरी, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बल्कि हल्के हल्के वोकैबलरी, और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम डे टू डे लाइफ के अंदर में बहुत से काम करते हैं, जैसे कि खाना पीना उठना बैठना। ठीक है, सारे के सारे, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इवेंट्स कहलाती हैं। जो भी खाना पीना सोना और खेलना, कुछ भी हो, ठीक है, ये इवेंट्स जो हैं वो अगर क्लब कर दिए जाए, यानी इसी इवेंट्स के अंदर में अगर हम क्या जोड़ दें? पैसा और ऐड कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ट्रांजैक्शंस। क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब एनी इवेंट क्लब्ड विद मनी इज नोन एज ट्रांजैक्शंस। तो हम ये वर्ड ट्रांजैक्शंस क्यों बोल रहे हैं, या ट्रांजैक्शंस हम लोग क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अकाउंटिंग के लिए है वो है ट्रांजैक्शन। क्योंकि हम लोगों ने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने क्या बोला था? इट रिकॉर्ड्स ऑल द इवेंट्स विच हैव एटलीस्ट वन फाइनेंशियल कैरेक्टर। इट मीन्स इट इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस क्या है? कोई भी इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या होगा? आपने कभी एटीएम यूज किया है? अगर आप एटीएम यूज करते हो तो वहां पे आपने एक वर्ड देखा होगा कि योर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या योर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। वो इवेंट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आप बैंक के अंदर जाकर के मनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया वो क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के अंदर भी क्या होता होगा? ट्रांजैक्शंस होते तो वहां पे इवेंट भी हैं, लेकिन अकाउंटिंग के लिए ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलो, तो ट्रांजैक्शन समझ में आ गई। हम लोग अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब अगला जो कीवर्ड है वो है हमारे पास असेट। ठीक है, असेट क्या होता है? अगर आप इस रूम को या स्टूडियो को देखो तो इसके, हाँ, तो अगर आप इस स्टूडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक पैनल, ठीक है, कंप्यूटर, कैमरा, माइक, कुछ फर्नीचर, एसी, पंखा, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या इन सारी चीज़ों को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी है, मैं इसे तोड़ूँ मोड़ूँ मोड़ूँ, फेंक दूँ या फिर सेल आउट कर दूँ? कोई मुझे मना करेगा? असेट्स वो सारी चीज़ें हैं जिस पे मेरा लीगल राइट है। ठीक है, और मेरे को इसका लीगल राइट का क्या मतलब है? लीगल राइट, लीगल राइट का मतलब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ यानी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसे सेल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये राइट्स हैं तो इसका मतलब ये मेरी असेट है। ठीक है, तो इन जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मेरी एसेट कहलाएंगी क्योंकि इसमें मेरा लीगल राइट है। ठीक है, तो क्या आपके घर के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं? एनी प्रॉपर्टी ऑन विच अ कंपनी और बिजनेस इंडिविजुअल हैज़ लीगल राइट टू यूज मैनिपुलेट इवन सेल इज नोन एज असेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर, आपके घर में फर्नीचर, अगर आपके घर में वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हैं, क्लोथ्स वगैरह पड़े हैं, ये सारे के सारे आपके एसेट कहलाएंगे। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट नहीं होंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जैसे कि बिजनेस की बिल्डिंग, ठीक है, बिजनेस के अंदर मशीनरी, और बिजनेस के अंदर में जो रॉ मटेरियल वगैरह पड़ा है वो,
कैश वगैरह जो है वो सारे भी बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, असेट्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो असेट्स ये होते हैं। अब हम लोगों ने फर्दर असेट्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। हम्म, we will discuss it later after just after completing these terms। ठीक है, ask me this question and I'll reply it। ठीक है, now next thing is assets को हम लोगों ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बहुत सिंपल है। सबसे पहला है हमारे पास फिक्स एसेट। सबसे पहला क्या है हमारे पास, फिक्स एसेट्स। फिक्स सबसे पहला है हमारे पास फिक्स एसेट्स। अब ये फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो आपने एक बार परचेज कर लिए और आप इसे कई बार यूज़ कर सकते हो, पहला। और आपने जब इसे लिया तो आपको इसका इंटेंशन नहीं था कि आप इसे रीसेल करोगे। और तीसरा, इनकी नॉर्मली जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोग बहुत टेक्निकल डेफिनेशंस में नहीं पढ़ेंगे, तो इजी अगर आपको समझना है तो फिक्स एसेट वो हैं जिनको आपने खरीद लिया है और आपने उसे रीसेल के लिए नहीं खरीदा। ठीक है, आप इसे बेचना नहीं चाहते। दूसरा, आप इसको खरीदते हो कि भाई हम इसको क्या करेंगे, लंबे समय तक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास सोचने वाली बात यह है कि इसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ऊपर ही जाती है। ठीक है, तो असेट परचेज फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल, हमने बिजनेस के यूज़ के लिए लिया है और मल्टीपल टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हो। दे आर नोन एज फिक्स असेट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब आप देख सकते हो, आप ज़मीन एक बार खरीदते हो तो आप क्या करते हो, कई बार यूज़ कर सकते हो उस ज़मीन को। आप जब तक रह रहे हो तब तक रह रहे हो। बिल्डिंग को आप कई बार यूज़ कर सकते हो। क्या आपने ज़मीन इस सोच के साथ खरीदी थी कि आप इसे बेच दोगे? नहीं, आप इसे रखने वाले हो। तो जब आप इसे रखने वाले हो तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, आपका फिक्स असेट। बिल्डिंग आपके फिक्स असेट, फर्नीचर आपका फिक्स असेट। ठीक है, लेकिन अब ज़रा सोचने वाली बात क्या है, अगर आपने फर्नीचर खरीदा और आपने सोचा कि इसे मैं बेच दूंगा, विद इन अ ईयर मैं इसे बेच दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है आपकी फर्नीचर की दुकान हो। एक फर्नीचर की दुकान वाला अगर फर्नीचर खरीद के बेचने के उससे खरीद रहा है तो वही चीज़ सेम उसके लिए क्या बन जाएगी, करंट एसेट। यानी यहाँ पे इंटेंशन मैटर करता है कि आपका इंटेंशन उसे बेचने का था या उसे अपने पास होल्ड करने का था। अगर आपका इंटेंशन उसे होल्ड करने का था, दैट इज़ योर फिक्स असेट। अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा चलाना चाहते हो या 1 साल से ज़्यादा चलेगी तो दैट इज़ फिक्स असेट। ठीक है, अब करंट एसेट्स क्या है, केप्ट फॉर शॉर्ट टर्म विद अ पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश और रीसेल। आपने लिया ही इसे बेचने के लिए है। ठीक है, तो याद रखना कि करंट एसेट का मतलब, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए कि मान लीजिए मैंने ये प्लास्टिक की शेयर जो खरीदी हुई हैं, इसे मैंने इसलिए खरीदा कि मैं इसे 1 साल के अंदर में बेच दूंगा। तो मेरा इंटेंशन ही क्या था, मैंने खरीदा ही क्या सोच के कि इसे मैं बेचना चाहता हूँ, तो दैट इज माई करंट एसेट। बिजनेस जिस चीज़ में डील कर रहा है ना वो उसके लिए करंट एसेट है। हमारे लिए कार हो सकता है कि फिक्स एसेट हो, क्योंकि हमने कार खरीदी और हमारा इंटेंशन क्या है कि अब हम इसे लंबे समय तक लेके चलेंगे। ठीक है ना, इसे यूज़ करते रहेंगे। लेकिन एक जो जैसे हम टाटा मोटर्स के लिए बात करें तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी, उसकी करंट एसेट। क्यों? क्योंकि उसने उसे बनाया और उसे रीसेल करना चाहते हैं, रीसेल या फिर सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। ठीक है, डेटर्स वो लोग जो हमें पैसा देंगे। ठीक है, तो इनसे 1 साल के अंदर में पैसा रिकवर कर लिया जाता है, तो ये आपकी करंट एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। फिर आता है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। वो सारी एसेट्स, ये क्लासिफिकेशन अगर आपको समझ में आ गई तो वो सारी एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कैसी एग्जिस्टेंस? फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, दे ऑल आर नोन एज tangible assets। ठीक है, दे ऑल आर नोन एज tangible assets। assets having physical existence, they can be seen or touched, for example furniture, plant and machinery, building and so on। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फिर आता है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आपको महसूस होते हैं लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक सॉफ्टवेयर, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ये क्या है हमारे पास? दे ऑल आर एप्लीकेशंस, यानी बेसिकली कोई सॉफ्टवेयर या कोड होगा। अब इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ है? इंस्टाग्राम को आप कहाँ टच कर सकते हो? फ़ोन के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन वैसे उसकी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो क्या वो एसेट नहीं है? ये भी एसेट है, लेकिन ये कैसा एसेट है? इनटैंजिबल, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी का नेम, यस, हाँ, नेम, फेम, या फिर किसी की रेप्यूटेशन मार्केट के अंदर। होता है ना कि मेरा नाम चलता है, मार्केट में मेरा नाम चलता है। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि अमिताभ बच्चन। अब जैसे मैंने अमिताभ बच्चन बोला, तो हो सकता है कि देश के अंदर 140 करोड़ में पता नहीं कितने अमिताभ बच्चन नाम हो, लेकिन हमें एक ही बंदा आइडेंटिफाई हो रहा है, हमें उसी की शक्ल याद आ रही है, दैट इज हिज गुडविल। और क्योंकि उसका वो नेम फेम है, इसकी वजह से उसे बेनिफिट होता है। ठीक है, तो क्योंकि किसी इंसान, अगर मैं ऐसे बात करूं कि कोलगेट, और उसकी जगह पे मैं बात करूं वाइट टीथ। अब मान लो ये दो टूथपेस्ट आपके सामने है, एक वाइट टीथ और एक कोलगेट, आप कौन सा लोगे? क्यों? क्योंकि आपको उसके नेम के साथ उस फेमिलियर हो, और जब आप किसी के नेम के साथ फेमिलियर हो तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी क्या कहलाती हैं? आपके इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप कभी माइंस वगैरह के बारे में देखो, माइंस वगैरह जो होती हैं, तो क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूज़। अगर आपने सपोज करो आपके पास एक कोल माइन है, तो आपने कोल माइन की पूरी जगह ले ली, इसमें से कोल निकलता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? वेस्टिंग एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि कोल निकालने के बाद ये किसी काम का नहीं है, लेकिन जब तक कोल इसके अंदर है ये एक प्रॉपर एसेट है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? पक्का? तो कुछ एग्जांपल्स वापस से देख लेते हैं। अगर फिक्स एसेट की बात करें तो ज़मीन हो सकती है, उसके बिल्डिंग हो सकती है। करंट एसेट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है, जो कि 1 साल के अंदर में यूज़ हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट, सॉरी, टेंजिबल एसेट के बारे में बात करते हो, फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गई, इनके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिंग एसेट्स हमारे पास माइंस वगैरह हो गए। ठीक है, फिर आता है द फंडामेंटल रूल। यही रूल आप मुझसे पूछ रहे थे। ये रूल था असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं, या तो वो हमारे पैसे की होंगी, ठीक है, या फिर वो उधार से खरीदी गई होंगी। तो ये फंडामेंटल रूल आपको हमेशा याद रखना है कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो मेरे घर के अंदर मान लीजिए 50 लाख की असेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से मेरा घर ही 30 लाख का है, तो घर को छोड़ के बाकी सब मेरा लोन पर है, तो 30 लाख की मेरी कैपिटल हो जाएगी, बाकी मेरे 20 लाख की लाइबिलिटी हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, जो मैंने लोन्स वगैरह लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल रूल है ना। नेक्स्ट इज बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बिजनेस के पास हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, और ये सारी चीज़ें हैं, यानी रॉ मटेरियल है। ये सारा का सारा कहाँ से आया होगा? दो सोर्सेज से आया होगा, या तो ओनर के पैसे से आया होगा, ठीक है, तो इसे ओनर के पैसे को हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, या फिर आपका लोन से आया होगा, और लोन्स हमारा लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है, बैंक या लाइबिलिटी कहलाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। समझ में आई बात? क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। बढ़ते हैं और आगे, लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक चीज़ होती है हमारे पास कि अगर आपने किसी से कुछ चीज़ ली है, और अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको ये रिटर्न करनी है, ठीक है, आपने कोई चीज़ ली और अब आपके पास ये एक जिम्मेवारी आ गई कि आपको ये रिटर्न करना है, दैट इज लाइबिलिटी। अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो आपके पास एक ऑब्लिगेशन है कि भैया ये पैसा चुकाना है, आप रख थोड़ी सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे दिए और कहा बेटा रख ले, खुश रह, तो दिस इज नॉट योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सिंपल सी बात है कि एक ऑब्लिगेशन के साथ आती है कि भैया इसे रिटर्न करना है। ठीक है, द अमाउंट विच बिजनेस ओन्स टू आउटसाइडर एंड लाइबल टू पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम।
बट यहाँ पर मैं लाइबिलिटी की बात करूंगा कि ओन्स टू आउटसाइडर की जगह पे अ बिजनेस ओन्स, सिंपल सेंस में एक बिजनेस के पास जो भी पैसा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस अलग होता है और उसका ओनर अलग होता है, ठीक है, याद रखना। बिजनेस और बिजनेस के ओनर को हम दो सेपरेट एंटिटी मानते हैं। तो ओनर, अब मान लीजिए बिजनेस के पास जो भी एसेट है, फॉर एग्जांपल लैंड पड़ी हुई है, मशीन पड़ी हुई है और रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, इनकी वैल्यू भी लगा लेते हैं। ये 50 लाख की है, ये 30 लाख की है, ये 20 लाख की है, जिसमें से ज़मीन ओनर ने खरीदी है, ठीक है, अपने पैसे से, तो ये कहलाएगा आपका ओनर की कैपिटल। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारे पास बैंक से लोन लेके लिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, बैंक लोन, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझना कि बिजनेस के पास जो भी असेट्स पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी चीज़ के लिए वो लायबल है, यानी बिजनेस ने लिया है तो बिजनेस को ये चीज़ें लौटानी भी पड़ेंगी। अगर ये ओनर को लौटानी पड़ रही हैं तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी कहलाएगी इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहलाएगी? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ये ओनर है, ओनर के लिए क्या है, ये ओनर अंदर का बंदा ही है, घर का बंदा ही है, घर के बंदे को पैसा लौटाना पड़ जाए तो इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन बैंक घर का नहीं है, बैंक तो बाहर का पर्सन है ना। तो ऐसे में इस इंसान को जो पैसा लौटाना पड़ेगा वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आई बात? तो लायबिलिटी क्या है? एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ने जो भी चीजें ली हैं उसके बदले में उसे इन लोगों को कुछ ना कुछ लौटाना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस इसे, अब जैसे कि मान लो कल के दिन बिजनेस क्लोज होता है तो वो ओनर को कितने पैसे देने के लिए लायबल है और बैंक को देने के लिए कितने के लिए लायबल है? 30 + 20 अगेन 50 लाख, ठीक है। लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। एंड लायबिलिटी क्या होती है? कोई भी चीज जो आप किसी से ओन करते हो और आपको उसे रिटर्न करना है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे आप देख सकते हो लोन्स वगैरह ये आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको आज नहीं तो कल चुकाना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हाँ, तो एक्सपेंसेस की सही डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और सेल और प्रोवाइड एनी सर्विस, ठीक है। कोई भी पैसा जो आपने खर्च किया है जिससे आप कोई गुड्स बनाओगे, कोई सर्विस दोगे या फिर उस चीज़, किसी चीज़ को यूज़ करोगे, वो आपके लिए क्या कहलाएगी? एक्सपेंस कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है तो ये क्या कहलाएगा? मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने लकड़ी खरीदी, उसे कुछ सामान बना करके उसे बेचना चाहता हूँ, तो या जो भी चीज़, अब जो भी मैंने किसी चीज़ को बनाने के लिए खर्च किया है और उसे मैं सेल करना चाहता हूँ वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। इन सिंपल सेंस अगर मैं ज़्यादा उससे बताना चाहूँ तो अगर आप कोई पैसा खर्च कर रहे हो और आपको किसी चीज़ को यूज़ करने का राइट मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रही, इंपॉर्टेंट क्या, वो चीज़ नहीं मिल रही, आपको उसे यूज़ करने का राइट मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने बस की टिकट ली तो क्या बस आपकी हो गई? हाँ, आपको एक राइड करने का मौका मिलेगा। क्लियर हो गई बात? आपने टेलीफोन का बिल भरा या आपने टेलीफोन का वो किया, खरीदा, ठीक है, और उसके आपने फ़ोन के लिए रिचार्ज करवाया, तो क्या मुकेश अंबानी की कंपनी आपके नाम हो गई? लेकिन हाँ, उतने टाइम तक जब तक आपने पैसा दिया आप उसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ नोन एज एक्सपेंस। यानी आपको मज़े मिलेंगे, वो चीज़ नहीं मिलेगी, उस चीज़ के मज़े आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, ठीक है। तो आप देखो ज़रा, रेंट के अंदर में आपको क्या है? आपको घर मिल रहा है, हाँ, लेकिन आपको क्या करना है? आपको केवल उस घर को जितने टाइम के लिए उतने टाइम यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको वो घर रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न इन द सेंस कि आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी इंसान की मेहनत मिल रही है लेकिन वो इंसान नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हो जितना पैसा आपने दिया है, ठीक है।
जस्ट लाइक दिस, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कोई पर्सन है, उसको वेजेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड सो ऑन, ठीक है, और रिपेरेशन चार्जेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। फिर आता है हमारे पास अगली चीज़ जिसे आप कहते हो रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब है अगर आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी है और आप उसे सेल करते हो, तो उसके बदले में जो इंसान है वो जो भी पैसा आपको दे रहा है, एनी अमाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट है कितनी, दिस अमाउंट इज नोन एज रेवेन्यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, आई एम जस्ट सेइंग वट एवर यू आर सेलिंग एंड द अमाउंट यू आर रिसीविंग, द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड इज नोन एज रेवेन्यू, ठीक है। जो भी आपको पैसा मिल गया दैट इज योर रेवेन्यू, ठीक है। थोड़ा सा अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड और सर्विस इज नोन एज रेवेन्यू, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज इनकम। मैंने आपको यहाँ पे दो वर्ड सिखाए, ठीक है। क्या क्या वर्ड सिखाए? एक वर्ड सिखाया मैंने आपको रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? जो भी ग्रॉस अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। एक वर्ड मैंने आपको सिखाया एक्सपेंस, जो किसी गुड्स को बनाने के लिए, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी इनकम को अर्न करने के लिए मुझे खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो तो जो पैसा आपने कमाया है दैट इज नोन एज योर इनकम, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ बेची है और उस 100 रुपये की चीज़ को बनाने के लिए आपके 40 रुपये खर्च हुए हैं, तो व्हाट विल बी योर इनकम? 60 विल बी योर इनकम। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम का क्या मतलब है? ये वो अमाउंट है जो आपने एक्सपेंस के ऊपर अर्न की है, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज नथिंग बट इनकम। सॉरी, ओह नाइस, सुन के बहुत अच्छा लगा। ये हुई ना कुछ अच्छी वाली बात, इनकम समझ में आई। तो आओ ज़रा इसके डेफिनेशंस को भी हम लोग देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इनकम। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इन दोनों के जो डिफरेंस है दिस इज इनकम, ठीक है। रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर इनकम, ठीक है। फिर अगला वर्ड आता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर एक फिर से एक बड़ा वर्ड है। इट इज द पेमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। अगर किसी भी तरीके का बेनिफिट आप ले रहे हो, उसके लिए जो भी पैसा खर्च कर रहे हो दैट इज एक्सपेंडिचर। आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है दैट इज एक्सपेंडिचर, सिंपल सेंस में। अब मैंने इससे पहले एक्सपेंस में एक बात बोली थी, क्या बोली थी? कि चीज़ नहीं मिलेगी, मज़े मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो सकता है पैसे खर्च कर दो वो चीज़ भी मिल जाए, हो सकता है खाली मज़े भी मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर एक बड़ा हेड है जहाँ पर आप पैसा दे रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, इसीलिए लिखा है इट इज़ द पेमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। अब इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? दो पार्ट में। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये क्या है? ये दोनों के दोनों हमने तो एक्सपेंडिचर में समझ ही लिया कि हम कोई भी पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारे को पैसा खर्च करना ही एक्सपेंडिचर है। तो फिर हम ये दो वर्ड्स क्या हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि इस खर्चे को करने से आपको चीज़ों को यूज़ करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको वो असेट भी मिलेगी और उसको यूज़ करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो बेसिकली आपके असेट भी आपकी हो गई और आप उसे यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ ही आपकी हो गई। ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। अगर कोई खर्चा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो दैट इज नोन एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो घर का अगर हम वाइट वॉश कराते हैं, ठीक है, किसी घर का हम लोग वाइट वॉश कराते हैं, तो इस वाइट वॉश से क्या हमारे को कोई असेट मिल जाती है? नहीं। ये खर्चा केवल और केवल असेट को मेंटेन करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? असेट को मेंटेन करने के लिए, या फिर हमारे को उस असेट को यूज करने के लिए, केवल उसके लिए ये खर्चा होता है। ठीक है, तो वाइट वॉश कराने से असेट की कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अगर मैं आपके घर के बाहर बैल्कनी एक्सटेंड कर दूं, तो बताओ क्या आपके पास एक बैल्कनी नाम की और चीज़ इंक्रीज हो गई? क्या इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपके असेट की कैपेसिटी इंक्रीज हुई? हाँ, पहले उसके पास कम एरिया था, अब ज़्यादा एरिया है। तो जिस चीज़ से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ऑन द अदर हैंड बाकी सारे जिसको आप केवल यूज़ कर रहे हो एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपने अपनी बाइक या स्कूटी का सर्विस कराया। तो सर्विस कराना क्या है? सर्विस कराने से हमारे पास जो हमारी स्कूटी है वो ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल, अगर उसकी 60-70 की स्पीड है, मान लो 110 सीसी की आपकी स्कूटी है या 100 सीसी की आपकी स्कूटी है, तो ऐसा नहीं कि वो सर्विस कराने के बाद वो 150 सीसी की हो जाएगी। उसकी कैपेसिटी उसकी उतनी रहने वाली, वो उसी उसी पे काम करेगी, बस एफिशिएंटली काम करेगी। ऑन द अदर हैंड आपने क्या कर दिया, अगर आपकी स्कूटी के अंदर आपने नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर लगवा दिए। आपको पता हो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर क्या होते हैं? वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब ऐसे गाड़ी धूम बन जाती है, एकदम गोली की तरह जाती है। ठीक है, तो अगर आपने ये, तो क्या उससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई? तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ तक की बात समझ में आई? वेरी गुड। अब अगर आपको समझना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसकी एक नैरो बात भी है, नैरो डेफिनेशन भी है। वो ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बार बार होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बार बार। यानी अगर मैं व्हाइट वॉश की बात करूँ तो साल में कई बार कराना पड़ सकता है, जितनी बार दीवारें गंदी होंगी उतनी बार कराना पड़ सकता है। सर्विस की बात करूँ, जितनी बाइक चलेगी उतनी बार सर्विस कराना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, आप बार बार नहीं कराते। आप हर बार बालकनी नहीं बनवाओगे, हर थोड़े दिनों में बालकनी नहीं बन सकती। ठीक है, आप, हाँ, और सोसाइटी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर आप स्कूटी के अंदर एक बार लगवा दोगे, ये थोड़ी कि हर थोड़े दिनों में नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगवा रहे हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अब हमारे पास ये मैंने लिख दिया है, द अमाउंट स्पेंड टू मीट रूटीन बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशंस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी। देखो क्या लिखा है, इट मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी, डू नॉट इंक्रीज इट, जस्ट मेंटेन इट। ठीक है, जैसे कि रिकरिंग नेचर के होंगे, जैसे कि वाइट वॉश कराना। जबकि अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, द अमाउंट स्पेंड टू एक्वायर एनी फिक्स परमानेंट कैपिटल एसेट, इससे आपको कैपिटल एसेट मिल जाती है, प्लस आप उसे यूज भी करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है सर, यूज तो करेंगे ही अगर हमने एसेट एक्वायर किया तो। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन एंड अर्निंग कैपेसिटी, एंड यूजुअली किस तरीके के होते हैं? नॉन रिकरिंग। अब एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे यूजुअली वर्ड डाला हुआ है। यूजुअली का मतलब क्या है? ये एक नैरो डेफिनेशन है, आप केवल इससे कंसिडर नहीं करोगे। हाँ, इससे थोड़ा आइडिया बेटर हो सकता है, लेकिन केवल इससे कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि घर की मरम्मत करवाना। अब किसी के पास बहुत पैसा पड़ा है, हो सकता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर साल में कई बार करा ले। ठीक है भाई, उसके पास बहुत पैसा पड़ा है, उसने फ्लोर पर फ्लोर खरीदे जा रहा है, एक साल के अंदर ही खरीदे जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी नैरो डेफिनेशन है। ठीक है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली बंदे ज्यादा नहीं करा सकते, इतना अपार पैसा किसी के पास नहीं, अनटिल अनलेस आप मुकेश अंबानी, रतन टाटा और बाकी सारे लोग ना हो तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुड्स की। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो तो जिंदगी में आपको टीचर वगैरह क्या कहते हैं? वेरी गुड। ये वो नहीं है, ये है गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है द थिंग्स इन विच यू आर डीलिंग। एक बिजनेस किसी ना किसी चीज में तो डील करेगा। हो सकता है कि वो लकड़ी में डील करे, हो सकता है वो आयरन में डील करे, हो सकता है वो कार्स में डील करे, हो सकता है वो कपड़ों में डील करे, बुक्स में डील करे। जिस भी चीज में वो डील कर रहा है, दैट ऑल आर नोन एज गुड्स। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? तो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब एक बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस मान लो फर्नीचर में डील करता है, ये फर्नीचर बनाता है। तो जब, अब जरा गुड्स की इंपॉर्टेंट बात देखना, जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, तो अगर ये बिजनेस फर्नीचर में डील करता है,
तो इसके लिए ये क्या खरीदेगा, इसके लिए खरीदेगा लकड़ी। जब बिजनेस इसे खरीदेगा तो वो इसे बोलेगा परचेजेस। क्या बोलेगा? तो जब गुड्स को बिजनेस खरीदता है तो क्या बोलता है? परचेजेस। क्लियर हो गई बात? और जब उसे बना करके बेचता है तो है ये दोनों ही गुड्स, लेकिन खरीदते समय इसे परचेज बोला जाता है, बेचते समय इसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है सॉरी, किसके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है? सेल्स। क्लियर हो गई बात? तो गुड्स बिजनेस में परचेज के नाम से आते हैं, सेल के नाम से जाते हैं। क्लियर हो गई बात? लेकिन बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? गुड्स। वेरी गुड्स। ठीक है, बहुत ही वाहियात जोक था, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करो। अब हम बात करते हैं परचेज एंड सेल, डेटर एंड क्रेडिटर्स, इन दोनों के बारे में। वैसे तो मैंने परचेज एंड सेल के बारे में आइडिया दे ही दिया, लेकिन फिर भी चलो आओ एक एग्जांपल लेते हैं आपसे। ये हैं आप, अच्छे लग रहे हैं आप? हाँ ठीक है, बढ़िया लग रहे हैं आप। चलिए, इसमें अगर आपने किसी इंसान से सामान खरीदा, ठीक है, तो दिस इज यू हैव परचेज्ड इट, तो ये आपके लिए क्या हो गया? परचेज हो गया। जिस इंसान से खरीदा, मान लीजिए आपने इससे उधार में खरीदा, ठीक है, आपने इससे उधार में खरीदा, तो ये इंसान क्या कहलाएगा आपके लिए? क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। जिस इंसान से आपने उधार में सामान खरीदा है उस वो आपके लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। यानी आप इसे क्रेडिटर बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अ पर्सन टू हुम अ फर्म ओज मनी जनरली फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट। लेकिन याद रखना उधार में, क्योंकि अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप इसे क्या करोगे? पे करोगे। ऑन द अदर हैंड, आपने फर्नीचर बनाया था, तो आप इसे क्या बोलेंगे? कि आपने सेल्स करी है, लेकिन आपने जब उधार में खरीदा तो हो सकता है आपको उधार में बेचना भी पड़े, तो आप किसी इंसान को उधार में बेचेंगे। ठीक है, जब आप इस इंसान को उधार में बेचेंगे तो ये इंसान आपके लिए कहलाएगा आपका डेटर। क्या कहलाएगा? डेटर। याद रखना, मैंने कहा था अगर आपने किसी से पैसे लिए और आपको लौटाने पड़े तो वो इंसान आपकी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी। लेकिन अगर कोई इंसान आपको पैसा देने वाला है तो वो इंसान आपके लिए क्या है? असेट है। तो डेटर्स हमारे असेट होते हैं, जबकि क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी होते हैं। यानी डेटर हमको पैसा देगा तो हम इससे क्या होगा? ये हमें पे करेगा और हम किसी को पे करेंगे। समझ में आई बात? तो ये इंसान हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप हमेशा ये डायग्राम याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे। अगला कीवर्ड है हमारे पास कैपिटल वर्सेस ड्राइंग। कैपिटल वर्सेस ड्राइंग क्या है? मैंने ही वैसे बता ही दिया था कि जो ओनर है अगर वो बिजनेस में पैसा लगा दे तो इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, या फिर इसका एक और नाम है ओनर्स इक्विटी। ठीक है, क्या नाम है? ओनर्स इक्विटी। लेकिन अगर यही ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर ले यानी निकाल ले तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये कहलाता है हमारे पास ड्राइंग्स। ये कहलाता है हमारे पास ड्राइंग्स। ठीक है, तो जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया दैट इज कैपिटल, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया दैट इज ड्राइंग। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ कीवर्ड्स जो हम लोगों ने कवर किए। बाकी कीवर्ड्स के लिए हम देखेंगे इसका पार्ट 2।